कोमल से कहती है, हद में तो तुम्हारी होने वाली बीवी को रहना चाहिए था, मगर लगता है तुमने उसे इतनी छूट दे दी है कि वह किसी और के पति पर डोरे डालने लगी है। पायल जी गुस्से से कमल की तरफ देखते हुए कहती, बहुत हो गए, हम कितनी बार तुम्हें कहा था कि हम एक बार मानसी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, मगर तुम्हें एक बार समझा में नहीं आती, तुम्हें हो क्या गया है कोमल। कोमल उन्हें गुस्से से कहती है, आप मुझसे ऐसे बात कर रही है क्योंकि मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूं, सही है नहीं। अजय गुस्से में कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हें मानसी से ज्यादा प्यार और का दिया, तुम कह रही हो कि तुम गोली हुई बेटी हो। कभी हमें तुम्हें फर्क नहीं किया कि तुम हमारा खून नहीं, और तुम आज ऐसे ही मन पर इल्जाम लगा रही हो, सबके सामने तमाशा कर रही हो। कोमल अजय की तरफ देखते हुए कहते, आप तो बोलो ही मत, आप तो लोग ही अपनी माँ और बहन का साइड। आपकी बहन की वजह से आज मेरी शादी तबाह हो गई और आप अभी भी इसी के गुणगान कर रहे हो कि मैं गलत इंसान लगा रही हूं, तो वो कहाँ है इस वक्त। तभी अनुज को फोन बजता है। अनुज बोलना है, स्टोर मैनेजर का फोन है, लगता है मानसी वहीं पर है, तभी तो फोन किया है उन्होंने बताने के लिए, मैं उन्हें बोलकर आया था अगर मानसी का कुछ भी पता चले तो मुझे बता दे। अनुज की बातों को सुन कोमल गुस्से से कहती है, फोन स्पीकर पर रखकर बात करो, मुझे भी सुन है, आखिर गई कहाँ है ये। पायल अनुज की तरफ देखते हुए कहते, बेटा फोन स्पीकर पर रखो। मैनेजर फोन पर बोलना है, सर आपने जीमे के बारे में पूछा था, उनके बारे में पता चला है, कोई उन्हें बाहर से ही अपनी वैनिटी में उठाकर लेकर शायद उनके किडनैप हुआ है। ये सुनते ही पायल की मां रोने लगती है, तो वही अजय थोड़ा घबरा जाता है। वही सब ओल्ड कपल के साथ अविनाश जी आते हैं, वहां पर ऐसा तमाशा देखकर वो अपनी कड़क आवाज में जैसी पूछते हैं, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तभी जब बोलना है, अभी मैनेजर जहां पर मानसी किसी काम से गई थी वहां से फोन आया है कि किसी ने मानजी का किडनैप कर लिया। ये सुनते ही अविनाश जी के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट आ जाती है। वो कहते हैं, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, पता लगाओ कि कौन और किस में इतनी हिम्मत होगी मेरी पोती को हाथ लगा सके। अजय कहता, उसे गाड़ी का नंबर नहीं पता क्योंकि कोई गाड़ी पर नंबर फेक था और हमें अभी तक वहां के कैमरे के बारे में भी पता नहीं चला है। इतने में वो लोग कहीं दृश्य भरना चले जाए क्योंकि उसको गायब हुए 6 घंटे से ज्यादा हो चुका है। वही आशी यह सब सुनते ही सीधीआई पर मुस्कुरा रही थी, मान में रहती है, चलो कुछ तो अच्छा किया देव अग्रवाल ने, मेरे मन मुताबिक प्लान कामयाब हो रहा है, बस मानसी सब कुछ संभाल ले, हमारे पेन के मुताबिक ही अपना प्लान आगे बढ़ाएं। तभी आशी नीचे आते हुए पायल की तरफ देव कर बोले, आंटी आप क्यों रो रही हो और देव भाई कहाँ है, अभी तक शादी क्यों शुरू नहीं हुई। तो पायल जी बोलते हैं, रोटी में पता नहीं किसी ने मानसी का किडनैप कर ली है और उसका अभी तक पता नहीं चल रहा, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। कोमल गुस्से में रहती है, कैसी होगी मतलब उसका ही प्लान होगा मेरी शादी खराब करने का। उसे अच्छा नहीं लगा रहा होगा ना मेरी खुशियां मुझे मिलते हुए, तभी तो ये सब तमाशा किया। अगर कीने पुणे का इतना ही शौक था तो फिर शादी के बाद होती, आज ही क्यों हुई, इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, मगर मेरी शादी के वक्त आते ही इसके साथ ड्रामा शुरू हो गए। तभी ऐसी आपके आती है और एक थप्पड़ कोमल की गलल पर लगाते हुए कहते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लगा रहा है शादी ना होने के चक्कर में, तुम्हें पता है तुम क्या कहा रही हो, अगर उसे ये सब करना होता ना तो बहुत पहले ही कर चुकी थी, इस नौबत आने नहीं देती, तुम्हारी शादी देव भाई से हो। कोमल गुस्से से रहती, सब नाटक है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, तुम अपनी होने वाली भाभी पर हाथ कैसे उठा सकती हो, तुम्हारे अंदर मेहनत नाम की चीज नहीं है। ये कहते हैं कोमल आशी को धक्का देती है, इतना जोर का नहीं देती मगर फिर भी आशी ऐसा दिखावा करती है कि कोमल ने कितनी जोर की उसे चोट पहुंचाने के लिए धक्का दिया है। वही ऐसी पिचे रखे वेस्ट करती कि तभी उसे कोई अपनी बाहों में खींच लेता है। भाई ऐसी डरने का नाटक करते हुए उसे आदमी की बाहों में एकदम से लिपट जाती है क्योंकि उसे पता था ये कौन है, फिर मुस्कुराते हुए कहती, अब होगा शो टाइम। क्योंकि उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं आदर्श है, वो सीधी से आ रहा था कि तभी उसे आशी और कोमल के बीच की झगड़ा की आवाज आई। तभी वह नीचे आकर उन दोनों की तरफ देखा है, कोमल को ऐसे आशिक को धक्का देते देखा, उसके हार्ट बीट एक पल के लिए रखकर जाते मगर खुद को संभाल कर वो जल्दी से आशी की तरफ जाकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। इस वक्त वो कोमल को गुस्से से घर रहा था, मैं कोमल एक पल के लिए डर जाती है। आदर्श आशिक को अपने आप से दूर करते हुए पूरी तरह चेक कर दिया है कि कहानी उसे चोट तो नहीं आए, फिर आशिक के गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहते हैं, तुम ठीक तो हो, वाइफ भी तो, आशिक अपनी आंखें चिपक देती है। कोमल गुस्से से कहती है, तुम अपनी वाइफ को बोलो हद में रहे, मेरे मामलों में दखल ना देना, अच्छा नहीं होगा, इसी की वजह से तो इसकी बहन ने इसकी ऐसी हालत की थी, कहीं ऐसा ना हो कि कहानी दूसरी बार हॉस्पिटल ना पड़ जाए। वही जितेंद्र जी कुछ बोलते कि तभी तभी मन देविका जी की मुझे से भरी आवाज आई रहती है, तुम हाथ तो लगा कर दिखाओ, मेरी बेटी को तुम्हें शमशान घटना पहुंचा दिया ना, जिंदा रहते ही तो मेरा नाम भी देविका देवेंद्र आहूजा नहीं।
वही कोमल की बातों सुनते ही आदर्श उसकी तरफ बढ़ते ही उसका गला पकड़ लेता और कहता है, हद में तो तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें किसकी वाइफ को लगाने की कोशिश की, यह मत भूलो कि तुम्हारे कान में भी जानता हूं तुम कैसी हो, कितने पानी में सब जानता हूं। और मेरी बीवी को चोट पहुंचाने से पहले सोच लेना उसके आगे कौन खड़ा है। वही कोमल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कि तभी वहां पर प्रेम आता है और उसको छुड़ाने हुए कहता है, ये सब हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें पता लगाना होगा कि देव और मानसी दोनों कहाँ है। आशी रहती है, हाँ मानसी को मैंने कल रात एक कड़ा दिया था, उसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जिससे उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। तो प्रेम कहता है, ठीक है तुम मुझे उसे डिवाइस का आइडिया ही कुछ होगा जिसे बात दो, मैं उसे ट्रेन्स कर सकूं। ऐसी जल्दी से उसे आईडी लुक बता देती है। 5 मिनट ही होता है कि प्रेम लोकेशन देखकर थोड़ा चौंक जाता है, फिर आदर्श की तरफ देखते हुए बोलना है, ये तो देव भाई का प्राइवेट मिला है। ये सुनते कि सबको एक शौक लगता है तो कोमल कह दिया, जरूर उसे लड़की ने ही कुछ किया होगा। अविनाश जी गुस्से से कहते हैं, कोमल तुम्हारी बकवास सुन रहे, इसका यह मतलब नहीं कि हर बात तुम्हारी बातें सुनेंगे, चुपचाप खड़े रहो वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर अविनाश जी अजय, आदर्श और प्रेम की तरफ देखते हुए बोलते, हमें भी चलना चाहिए वहां पर। तो आदर्श बोलना है, ठीक है मैं गाड़ी निकलवाता हूं, आप सब भी चलिए। तो आशी भी कहते हैं, मैं भी चलूंगी। तो आदर्श बोलना, नहीं तुम ही आराम करो। तो आशीष जीत करने लगती है तो आदर्श कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ देव का प्राइवेट मिला, पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं पढ़ना और साथ में उन दोनों को फेरे लेने के लिए खड़े होने को बोलते हैं। तो मानसी नहीं खड़ी होती तो देव उसे अपनी गोद में उठाकर पहले लेने शुरू कर देता है। तो मर्जी बताते हुए मान में रहती है, इस आशी की बच्ची के चक्कर में आज पता नहीं कैसे क्या करना पड़ रहा है। क्या प्लान बना है, अपनी ही शादी में ऐसा दिखाना है कि जबरदस्ती हो रही है, जबकि प्लान तो हमारा ही था मगर कर कोई हो रहा है और कुत्ते का कोई और। यह कहते हुए देव की तरफ देखने लगती है, 6 साल पहले तुमने प्यार तो कर लिया था मगर विश्वास करना नहीं सीख, उसका नतीजा आज तुम भक्तों की शादी के बाद देव अग्रवाल, मुझे मैसेज, देव अग्रवाल तो बना लोगे मगर कभी भी एक पति का हक नहीं ले पाओगे। पहले तो मैंने सोचा था तुम्हारी और कोमल की शादी होने दूंगी मगर आशी के समझाने पर मैं समझा में आया कि तुमसे दूर जाने के बाद मैं खुश नहीं रहूंगी, ना तुम्हें वह सजा दे पाऊंगी जिसके तुम हकदार हो। सजा देने के लिए पहले तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना जरूरी था, जो कल रात आशी ने करने, बाकी का काम मुझे करना था जो कि हमारे प्लान का हिस्सा था। पहले तुमसे शादी करना और सबको ये दिखाना कि तुमने ये शादी की है जबरदस्ती मुझे, ताकि मैं अपना अगला कदम जब चलो तो किसी को भी शक ना हो हमारे ऊपर। सबको यही लगाए चाहिए कि यह जबरदस्ती की शादी करने की वजह से यह सजा तुम्हें मिल रही है। वही तेरे लेने के बाद पंडित जी मंगलसूत्र बनाने को कहते हैं तो देव मानसी को मंगलसूत्र पहना है कि तभी परिवार वाले वाहन ले जाते हैं। आदर्श को देखकर गांठ की हिम्मत नहीं होती बाहर उसे रोकने की और साथ में किसी को। माही मानसी अनुज को देखे हुए चिल्लाती है रहती है, देखो इसे रोको। वही अनुज मानसी की एक्टिंग स्कूल देखते हुए कहता, क्या एक्सप्लेन कर रही है, लगा रहा है सच में ये जबरदस्ती शादी हो रही है, पर कौन बताए कि मोहतरमा को की शादी हो रही है, इनकी खुशी से अगर कोई देखेगा तो लगा रहा है बेचारे की जुल्म हो रहा है। वही अनुज मान में कहता है, चल अनुज आहूजा अपनी एक्टिंग स्केल दिखाओ सबको। गुस्से में देव के पास जाकर उसका कॉलर पर करते उसके मुंह पर एक 5 मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानसी के साथ ये सब करने की। वो अनुज के मुंह से मानसिक का नाम सुनकर देखो गुस्सा आता है, वह अपना कॉलर छुड़ाकर अनुज के चेहरे पर एक घुसा देकर मारता है और अनुज का कॉलर पड़ते हुए कहता है, खबरदार जो आइंदा से मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से लेने की कोशिश की वरना अभी तो एक 5 पदा है, कहीं तुम्हारा मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ो। वही आशी मानसी की तरफ देखती है तो आशी की तरफ देख मानसी उससे कोर्ट शब्द में कुछ पूछता है तो आशी उसे थम्स अप का इशारा कर देती है। का इशारा मिलते ही मानसी खुश हो जाती है क्योंकि आशी के हम सब का मतलब है जिसे मानसी बचाना चाहती थी वह सेफ है अब। कोमल गुस्से में मानसी के पास आती है जो कि आशिक के साथ कोड वर्ड में बात करने में लगी हुई थी। कोमल गुस्से में मानसी के चेहरे पर एक तमाशा जोड़ देता है। कोई थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। वही देव अचानक से मानसी की तरफ देखा है जो कि नीचे थप्पड़ खाने की वजह से गिर गई थी। ये देखकर देव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह कोमल के पास जाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ हंसी देता है और घुटनों के बल बैठकर उसके बालों को मोती में पड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत में कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो देव अग्रवाल की बीवी को हाथ लगाओ। तुमने उसे थप्पड़ मारा तो इसकी सांस तो मिलेगी ही तुम्हें और तुम्हारी की तरह गुनाहों की सजा बहुत शौक है ना देव अग्रवाल के साथ खेलने का, तो अब बताएगा देव अग्रवाल की तुम्हें उसके साथ पंगा लेना और साजिश करने का अंजाम क्या होता है।
कोमल ये सुनकर एक पल के लिए घबरा जाती है मगर अपनी मासूमियत उत्तरी रखते हुए कहती है, देव तुम क्या बात कर रहे हो? जरूर तुम्हें इस लड़की ने धमकाया भड़काया है मेरे खिलाफ, तभी तो तुमने इसे शादी की है। जो भी इसमें तुम्हें मेरे बारे में बताएं वो सब झूठ है। तुम इस लड़की पर भरोसा मत करो, ये बस मेरी खुशियों से चलती है। तभी तो मेरी खुशियों को जीने के लिए सब क्या है, तभी तो तुमने इसे शादी करने का फैसला लिया है। जरूर इसमें मेरे बारे में तुम्हें कोई गलत चीज बताई है, वरना मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तभी तुमने उसे दिन मेरे से शादी करने के लिए हाँ की थी। देख गुस्से में कमल को धक्का देते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, वह है मानसी माथुर, ना कि तुम जैसी लड़की से जो एक के गोद ली हुई लालची और मकार लड़की है, जो लड़के उसे परिवार को धोखा दे सकती है, जिसने उसे इतनी सालों तक एक छत दिया, प्यार दिया, इतना अच्छा नाम बुधवार, इतनी अच्छी जिंदगी दी, तो वह मेरे प्यार के लायक नहीं। तीसरा चैप्टर रात को आएगा 11 बजे। क्या होगा कहानी में आगे, कोमल क्या करें कि अब गुस्से में मानसी और आशी का प्लान का नियम हो गया है, आगे का क्या है, उनको ऑफलाइन कैसे देगी हिमांशी, देव को दर्द क्या था, आगे का प्लान क्या, आशी ने देव को फंसाया था अपने प्लेन में CH-58, सुमित्रा कोमल के ड्रामा, आशी ने मरा सुमिता जी को चाटा। अविनाश जी जो इतनी देर से ड्रामा देख रहे थे, वह अपने फैमिली का ऐसा तमाशा बनता देख गुस्से से बोले, देव से अगर तुम मानसी से प्यार करते थे तो कोमल से शादी के लिए हाँ, क्योंकि हमारे परिवार की बच्चियों का मजाक क्यों बनाया, एक से शादी का वादा करके दूसरे से कर लिया। देव जानता था कि उसकी इसमें गलती है, भले ही कोमल ने साजिश की हो, मगर उसकी इस फैसले से आज माथुर फैमिली की बदनामी हुई है। देव अविनाश जी के सामने जाकर हाथ छोड़ने हुए कहता है कि मुझे माफ कर देते दादाजी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर मैं क्या करूं, मैं जानता था मैं जो कर रहा हूं गलत है। मगर आपकी सोचिए, अगर मैं कोमल से शादी कर भी देता तो शायद इस शादी का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मेरे दिल में फिर भी मानसी ही रहती, मैं चाहकर भी वो जगह कोमल को नहीं दे पाता। आप ही सोचिए, मैं नहीं चाहता था कि जैसे आशी ने अपनी जिंदगी 1 साल दर्द और तकलीफ में जी, वैसे ही जिंदगी कोमल को मेरे साथ बितानी पड़े इस नाम के रिश्ते में। ये जानती हुए कि मैं मानसी से प्यार करता हूं, मैं वो हक कभी भी कोमल को नहीं दे पाऊंगा। अब बताइए मैं क्या गलत किया? कोमल चिल्लाते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? तुमने बिना पूछे मेरे यह फैसला कैसे ले लिया कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रह पाऊंगी? मुझे बस तुमसे शादी करनी थी, तुम्हारे साथ एक नई लाइफ जीनी थी, चाहे जैसे भी जीती। तुम होते कौन थे मेरे जिंदगी का ये फैसला लेने वाले? अविनाश जी देव की बातों को सुन ध्यान से कोमल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कोमल शांत हो जाओ और ऐसे चिल्लाना बंद करो, वैसे भी अब हमें सही लगा रही है देव की बात, उसने जो भी किया वो सही किया। कोमल गुस्से से कहते हैं, आप तो सही लगेगा ना फैसला, क्योंकि आपकी पोती की शादी इसे हुए है ना कि मेरी, आपको तो मेरी जिंदगी की पड़ी नहीं, या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। ये सब इस लड़की की वजह से। मैं अगर ये लड़की नहीं होती तो मेरा देव कभी भी इस लड़की के पास नहीं जाता, ना इससे शादी करता। अगर यह नहीं होती हमारी जिंदगी में तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, कभी भी भेदभाव नहीं होता। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो इसे क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो डिजर्व करती है। यह मत बोलो कि जिस लड़के को तुम ये सब कर रही हो ना, उसके ही परिवार ने तुम पर दया करके तुम्हें गोद लेकर ये सब दिया है, तो उसका शुक्र मनाना चाहिए। तुम तो एहसान फरमोश निकली, उन्हें तुम भला बुरा कर रही हो। अगर तुम आज यहाँ हो ना तो इस परिवार की वजह से, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी अगर परिवार में शादी करने की। और जिस हक की बातों में कर रही है ना, वो अब सिर्फ मानसी का था, जो कि असली में माथुर परिवार की बेटी है, उनका खून है, ना कि तुम जैसी गली हुई बेटे का। मगर तुम खुशी के लिए सभी तुम्हें मिलना, फिर भी तुम्हें तो उसकी कदर ही नहीं। आशी के ये कहने पर कोमल गुस्से से कहती है, तुम ही तो क्या पता होगा हमारी जिंदगी एक अनाथ की तरह कैसे जीना पड़ता है। फिर जब परिवार मिलता है तो ऐसा लगता है कि सारी खुशियां मिल जाती है, मगर नहीं, वह भी कुछ पल के लिए होती है, क्योंकि खून का रिश्ता हमेशा ऊपर रहता है। ये तुम समझती हो, फिर भी ऐसे बकवास कर रही हो कि इन लोगों के लिए मुझे ज्यादा इनके खून का रिश्ता मायने रखता। तभी तो मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद इन लोगों ने इस लड़की को कुछ नहीं कहा, बल्कि इसका साथ दे रहा है कि जो देव ने कहा वो सही है। बल्कि इस लड़की ने जरूर कहा होगा देव ये सब करने के लिए। आशी देव की तरफ देखते हो बोली, मुझे नहीं पता था आप इतने छोटे बच्चे हो कि कोई भी आपको कुछ कहा जाता है और आपको करने चल देते हो। देव आशिक को होते हुए देखा है तो आदर्श बोलना है, खबरदार जो मेरी बीवी को ऐसे देखा तो औरम भी हमेशा सही रहती है। तुम्हारी हरकतें ही ऐसे ही है कि कोई भी तुम्हें दूध पीता बच्चा ही करेगा, क्योंकि बिजनेस के मामले में तुम बड़े ही आगे हो, मगर फैमिली और निजी मामले में तुम मेरे से भी ज्यादा बंधु निकले। तो ये सुनते ही देव घुराते हुए कहता है, यहाँ बात मेरी हो रही है तो इस टॉपिक पर बात करें तो अच्छा ही होगा, और इसमें बंधु होने की कोई बात नहीं है, उसे ज्यादा तो तुम दमअप हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आता तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग है किसके लिए। और तुम मुझे बोल दो दूध पीता बच्चा का रहे हो, बल्कि तुम मुझसे ज्यादा बंधु और दूध पीते हुए बच्चे लगते हो, और मुझे ये गृहस्थी का ज्ञान देने वाले गुरु कम बानो।
वरना अभी तुम्हारी ही अगली बारी है पेंट पहुंचने की, क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर नहीं लगता तुम अभी भी सोच रहे हो। ये कहते ही देव आशी की तरफ देख रहा था कि आशी गुस्से में आदर्श को ही देख रहे थे। वही देव की नजरों का फॉलो कर आदर्श की नजरें जाकर आशी से मिलती है। वह ये देखकर कि आशु से गुस्से से घर रही है तो वह इधर उधर देखते हुए कहते हैं, बीवी ऐसी मत देखो वरना सबके सामने प्यार करने का मन करेगा। आशी देखते हुए देव से कहती है, आप पहले अपना मामला सूट चाहिए, इनको तो मैं बाद में देख लूंगी। आदर्श मुस्कुराते हुए बोलो, तुम्हारे सामने ही हूं बेबी, जैसे चाहे वैसे ही देख कर लो। आशी होते हुए मुझे लगता है बहुत प्यार का नशा चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर, मुझे भी प्यार आ रहा है तो मैं काम करती हूँ सिद्धार्थ को बुला लेती हूँ, क्योंकि वही है एक जो तुम्हें सिखा सकता है कि प्यार कैसे किया जा सकता है। वरना तुम्हारी हरकतें देखकर तो मुझे कोई और ही फीलिंग आती है। जिस तरह से तुम कुछ दिनों में हरकत करने लगे हो ना, उसे तो लगता है तुम्हारे अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। क्योंकि जो इंसान कभी दो मुंह से अपने प्यार के बोल नहीं बोलना था, वह आज इतनी ज्यादा प्यार की फुलझड़ी निकाल रहा है तो ज्यादा डर लगता है कहानी उसका कोई दिमागी फ्यूज तो डिफॉल्ट नहीं हो गया है। आदर्श गुस्से से आशी को घूमते हुए कहता है, हर बात में उसे बीच में लाना जरूरी होता है। तो इसी तरह आशी चिढ़ते हुए कहती, हर बात में अपनी बात लाना जरूरी होता है। जब देख रहा है यहाँ पर मॉल कैसा है तो जरूरी हमारे बात करना। तभी वहां पर सुमित्रा जी आई और कहती है, तुम दोनों अपना ये ड्रामा बंद करो, यहाँ मेरे बात बेटे की हो रही है तो तुम दोनों अपना ये ड्रामा घर पर करना। सुमित्रा की आवाज को सुनकर कोमल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से उनके पास जाकर रोटी हुए देते उनके गले लगा जाती है और कहती, देखो ना आंटी, देखने क्या क्या मेरी जगह इस मानसी से शादी कर ले, अब तो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी ना, अब देखो देव ने आपकी बातों का मन नहीं रखा। ये सुनते ही सुमित्रा जी गुस्से से आज बबूला हो जाती तो क्यों नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनका जो बेटा हर बात में उनकी बातों को मानता था, चाहे वो गलत हो सही उसका साथ देता था, आज वो उसके खिलाफ जा रहा है। सुमित्रा जी को हमेशा से ही कोमल पसंद थी, क्योंकि वह उनकी ही तरह थी चालक और शीट। वही मानसी अलग थी, वह देविका की तरह थी जो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाते हर बात में देविका की याद दिलाती थी। इसी वजह से वह मानसी की जगह किसी भी हालत में कोमल को अपनी बहू बनाना चाहती थी। जब देव ने उनसे यह बात की तो वह बहुत खुश हुई थी कि कोमल से वो शादी करना चाहता है। सुमित्रा जी कोमल को कंसोल करते हुए कहते, तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे होते हुए तुमसे कोई तुम्हारा हक नहीं जीने का, मैं भी देखी आई हूँ ये लड़की कैसे मेरे घर में कदम रखेंगी, तुम ही मेरे घर की बहू। आशी अपनी आई रोल करते हुए कहती है, हाँ जिसे अपना घर संभाल ही गया वो दूसरों के घर बस आएंगे। और जिस लड़की की आप बात करिए ना, अब वो तो नहीं गली के साथ ऑफिशियली आपकी बहू हो चुकी है, क्योंकि आपके बेटे ने उसे ये दिखा दिया है। और आप इसे लड़की नहीं कहा सकती, क्योंकि अब यह मैसेज देव अग्रवाल है ऑफिशियली लीगली और सभी के सामने इन्होंने शादी की है। चाहे आधी शादी हमने देखी हो, मगर शादी तो हो चुकी है मैसेज अग्रवाल। तो अब आप किस अधिकार से कोमल को अपनी बहू का रही है, जरा एक्सप्लेन करेंगे हम सबको आप, क्योंकि अगर आप इन्हें दूसरी पत्नी बनाना चाहती है तो भूल जाइए, क्योंकि हमारे देश के कानून में यह अलाउड ही नहीं है। अगर कर मिला तो ये शादी कानूनी तौर पर इलीगल मानी जाएगी। कुछ दिनों में लगता है आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तभी ऐसी भाई की बहकी बहकी बातें करने लगी है। मुझे लगता है आपको मेंटल असाइनमेंट में भिजवाने की जरूरत है। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम अपने जुबान को मेरे घर के मामलों में मत लगाओ, क्योंकि मुझे से अच्छे से पता है मेरे बेटों के लिए क्या सही और क्या गलत। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करो, क्योंकि जिस रिश्ते के लिए तुम इतना उछल रही हो ना, वह भी तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह रिश्ता मेरी बेटी का है और वो बहुत जल्द उसके पास आएगा, यह मेरा वादा है। आशा मुस्कुराते हुए कहते, आपसे अपने रिश्ते तो संभाले नहीं गए तो आप मेरे रिश्ते को क्या चुनौती दे रहे, पहले अपना रिश्ता संभल लीजिए, वरना पता चले मरे से पहले आपका ही रिश्ता का डी एंड हो जाए। सुमित्रा जी गुस्से से कहती, मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे अभी इस लड़की से निपटना है। इस लड़की को तो कैसे भी करके मैं अपने घर की बहू नहीं बने दूंगी, वह हक सिर्फ कोमल का है, मैंने सिर्फ उसे ही अपने घर की बहू माना है। पता नहीं इस लड़की को कौन सी जिस्म में आग लगी थी कि पूरी दुनिया के लड़कों को छोड़कर मेरा ही बेटा मिला है। इसको इश्क लड़ाने को जिस शादी पहले से ही इसकी बहन से तय हो चुकी थी, फिर भी इसे तो इसका बहन का पति ही मिला है। ये सुनते ही मानसी रड़ने लगती है, उसकी सिसकियां की आवाज देखकर कानों में जाती है तो वह अपने हाथों की मुट्ठी गुस्से से बना लेता है और अपनी मां को लाल आंखों से देख रहा होता है कि अभी उसका गुस्सा पत्ती नहीं वाला होता है कि तभी उसमें एक और बात सुमित्रा जी कहती है जिसे उसे बर्दाश्त नहीं हो। सुमित्रा जी मानसी की तरफ देखते उसके बाजू को पड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के पास आने की, इतना ही उसकी जिंदगी में आने का शौक, तब तक क्यों नहीं उसकी रखेल बन जाती, बना लेता, वो तुम्हें अपनी एक रखे। तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, बस ये दिखावा करती है, मासूमियत का मकसद तो हमारे जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना होता है, बदनाम तो हम ऐसे ही है दुनिया में।
मासूम बंद कर तुम लोग उठाती हो सबकी जिंदगी में फायदा, इतना ही शौक है अपनी जिसकी नुमाइश करने का तो क्यों नहीं बैठ जाती कोठी पर, इतना ही कहा इतना ही शौक है अपनी जिसकी नुमाइश करने का तो क्यों नहीं बैठ जाती कोठी पर, इतना ही कहा तक किसी ने घूमर एक खींचकर सुमित्रा जी के गालों पर रसीद दिया तो सब पहले तो शौक में सुमित्रा जी को देखकर सामने खड़े इंसान को तो देखकर और ज्यादा शौक हो गए थे। वहीं मानसी सुमित्रा जी की बातों को सहन नहीं कर पाती, वह अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने शादी खुद नहीं की, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं किया। सुनते ही देव उसके पास आता है, उसे हैक करके बोलना है कुछ नहीं हुआ बीवी, तुमने किसी का घर बर्बाद नहीं किया बल्कि तुमने तो मेरी जिंदगी में आकर मुझे जीना सिखाया, मुझे प्यार करना सिखाया, तुम्हारे अलावा मैं किसी का नहीं हूं तो ये कहना बंद करो तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद की है। सुमित्रा जी सामने खड़े इंसान को देखकर पहले तो शौक होती फिर अगले ही पर उनकी आंखों में घुसासा आ जाता है, जान लेने की तमन्ना आ जाती है उसे इंसान की। क्योंकि सुमित्रा जी को थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं आशिकी थी, क्योंकि आशीष से यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उसकी बहन जैसी दोस्त को कोई इतनी गंदे शब्द बोले। सुमित्रा जी आशी को देखकर गुस्से से कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की, तो आशिक गुस्से से कहती है दोबारा करके दिखाओ हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के बारे में इतने गंदे शब्द बोलने के, अपने जैसा समझा रखा है क्या जो हर वक्त जिसकी नुमाइश करके आदमी को लुभाती रहती है। फ्रेंड्स आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिए, रिव्यू कम होते जा रहे हैं प्लीज। वहीं मानसी सुमित्रा जी की बातों को सहन नहीं कर पाती, वह अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने शादी खुद नहीं की, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं किया। सुनते ही देव उसके पास आता है, उसे हैक करके बोलना है कुछ नहीं हुआ बीवी, तुमने किसी का घर बर्बाद नहीं किया बल्कि तुमने तो मेरी जिंदगी में आकर मुझे जीना सिखाया, मुझे प्यार करना सिखाया, तुम्हारे अलावा मैं किसी का नहीं हूं तो ये कहना बंद करो तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद की है। सुमित्रा जी सामने खड़े इंसान को देखकर पहले तो शौक होती फिर अगले ही पर उनकी आंखों में घुसासा आ जाता है, जान लेने की तमन्ना आ जाती है उसे इंसान की। क्योंकि सुमित्रा जी को थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं आशिकी थी, क्योंकि आशीष से यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उसकी बहन जैसी दोस्त को कोई इतनी गंदे शब्द बोले। सुमित्रा जी आशी को देखकर गुस्से से कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की, तो आशिक गुस्से से कहती है दोबारा करके दिखाओ हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के बारे में इतने गंदे शब्द बोलने के, अपने जैसा समझा रखा है क्या जो हर वक्त जिसकी नुमाइश करके आदमी को लुभाती रहती है। फ्रेंड्स आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिए, रिव्यू कम होते जा रहे हैं। ए है प्लीज CH59 देव का टूटा दिल, आतीत का सच सुमित्रा जी का। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाते हुए आशी से बोले तुम्हें तमीज नहीं है कि एक गैर लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, इस जैसी लड़की की औकात में रुपये के धूल के बराबर नहीं है और इस लड़के के लिए सबके सामने तुमने मेरे पर हाथ उठे, अच्छा नहीं किया तुमने। देव गुस्से से बोलना है आशी ने तो सिर्फ हाथ उठाया, अगर अगली बार मेरी वाइफ के बारे में एक भी गलत शब्द कहा दो जान से मार दूंगा आपको। सुमित्रा जी गुस्से से कह दिया तुम अपनी मां को मारोगे इस दो ताकी की लड़की के लिए, इसलिए मैं चाहती थी यह हमारे घर की बहू ना बने, जैसी आएगी हमारे घर में मुझे पता था मेरे खिलाफ भड़काने लगेगी, मेरी जगह लेने की कोशिश करे, खुद को रघुवंशी परिवार के मालकिन समझना लगी कि मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। देव गुस्से से बोला आपने क्या सबको अपनी तरह समझ रखा है जो अपने ही फायदे के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करती है, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप क्यों मेरी शादी कोमल से करवाना चाहती है, क्योंकि कोमल से शादी हो जाने के बाद आपका राज उसे घर पर रहता, आपके पास वो सत्ता ताकत आ जाती जो आपको चाहिए थी, जो आपको दादी के रहते हुए नहीं मिली, मगर आपको ये लगा रहा था मेरी शादी हो जाने के बाद ये सत्ता यह मालकिन का हक जाता लेंगे, मगर क्योंकि मानसी के आते ही आपको अपना सपना टूटता हुआ दिखेरा है इसलिए आप ऐसा कर रही, आपको आपके बच्चे की खुशियों से ज्यादा आपको इस दुनिया पर राज करने वाली औरत बना आई है जिसका बेटा सबसे शक्तिशाली हो, तभी तो अपने तापसी की शादी आदर्श करवाने की इतनी जिद कर रखी कि आपको पता है आशी की रहते हुए आपको ये सब नहीं मिल सकता, तापसी कोमल आप जैसी ही तो है। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने अपनी मां की बेइज्जती करते हुए, तो देख भरते हुए कहता है कौन सी मैन जो अपने ही बच्चे की खुशी को देखकर खुश होने की वजह इसकी खुशियों को उजाड़ने पर लगी है। मुझे सब पता है आपके बारे में, फिर भी चुप था क्योंकि मुझे लगा दादा ने आपके साथ गलत किया, मगर मैं सब सच जान चुका हूं कि आपने डेट के साथ गलत किया और इसमें आपका साथ मिस्टर एंड मिसेस ओल्ड रघुवंशी ने दिया। मैं उनसे सिर्फ अब इतना पूछना चाहता हूं, जब देव की आंटी की शादी पापा से होने पर उनकी इज्जत जा रही थी तो कोमल की शादी मुझसे होने से उनकी इज्जत बढ़ रही थी, क्योंकि देखकर भी तो माथुर परिवार का खून नहीं है, एक अनाथ लड़की है जिसे इन लोगों ने गोद लिया, ये जानते हुए भी यह लोग शादी करवा रहे थे किस लिए, सिर्फ बिजनेस बेनिफिट के लिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता अगर मैं उसे दिन वो पेपर नहीं देखा, क्योंकि अब जी बिजनेस को लेकर इतना वो कर रहे हैं, ना याद रखियो बिजनेस ना आपका ना आपके बेटे का, क्योंकि उसे बिजनेस को देव अग्रवाल और प्रेम अग्रवाल ने मिलकर खड़ा किया है।
भले ही अपने उसके नाम राखी है मगर उसमें आपका कोई हिस्सेदारी, जितना भी खर्चा है आज तक, जितने भी बेनिफिट, ये चाहे जितना भी नुकसान हो, वो सब हम दोनों ने मिलकर सहा। आपको सिर्फ समाज में नाम इज्जत की पड़ी रहती थी, अपने बच्चों की नहीं। तेजेश्वर जी गुस्से से बोले, जो भी किया हमने आप लोगों के भविष्य के लिए, तो आप हम लोगों पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते सबके सामने। जितेंद्र जी गुस्से होते हुए बोले, उसने कुछ गलत नहीं कहा है पापा, जो भी क्या सिर्फ अपने अपनी नाम इज्जत के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ अपनी नाम इज्जत और समाज की पड़ी है, बच्चों की नहीं। आशी इन लोगों का ड्रामा देखते हुए बोली, कितना मेलोड्रामा करते हो आप लोग, यह मेलोड्रामा कब खत्म होगा आप लोगों का? यहाँ पर आप लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए हम यहाँ नहीं हैं, हम यहाँ इसलिए हैं कि अभी जो हुआ है उसकी बात कर ली जाए तो अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। आशी जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोले, और आपको तो कोई हाथ पकड़कर नहीं बोला था ना जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए, सुमित्रा जी से शादी की आपकी मर्जी थी को। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उसका साथ देते हो, चाहे दुनिया वाले कितना भी झूठ बोले। मगर आपको तो तब याद नहीं है, मगर अब क्यों याद आ रहा है? ये बकवास बातें आप याद करने से कोई फायदा नहीं है, जब करना तो तब तो अपने की नहीं, अब ये सब करके क्या जताना चाहते हो? जितेंद्र जी आशी की तरफ देखते हुए बोले, तो मैं कुछ नहीं पता उसे वक्त क्या हुआ था। आशी हंसते हुए सोफे पर रखे एक पिक पर चढ़ाकर बैठते हुए बोले, तो रैली मुझे कुछ नहीं पता, सही कहा आपने, मगर आपको तो उतना भी नहीं पता जितना मुझे पता है। आपको पता है आपने पूरे अपनी जिंदगी के 30 साल जिस औरत के साथ बिता है वो एक छलावा थी। आपको क्या लगता है यह मैसेज सुमित आपसे सच में प्यार करती है? अगर आपको ये लगता है तो आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान, और या तो यह औरत इतनी चालाक है कि आपको सच है पता नहीं लगे दे। आशी की बटनों को समझा, सब कंफ्यूज थे, वही सुमित्रा जी के चेहरे पर डर और पसीने की बूंदें थे। जितेंद्र जी बोले, ये पहेलियां बनाना बंद करो और जो है साफ साफ बताओ। आशा मुस्कुराते हुए बोले, पहले नहीं, आपको आपकी जिंदगी के 30 साल का सच बता रही हूं जो एक छलावा था। आप ही सोचिए, जिस दिन आपकी शादी होने में सिर्फ एक दिन बाकी था, उसे दिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि आपका माता पिता ने आपकी शादी उनसे ना होकर बल्कि सुमित्रा जी से करवाए। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या बकवास करी, अपनी बकवास बंद रखो। आशी मुस्कुराते हुए सुमित्रा जी की तरफ देखकर बोली, आप इतना क्यों चिल्ला रही है? अगर मैं कोई झूठी कहानी सुना भी रही हूं तो जब मैं झूठी कहानी सुना रही हूं तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो कोई व्यक्ति नहीं करना चाहिए। आप कैसे चिल्ला रही जैसे मैं आपका कोई राज खोलने वाली हूं। वही यही हाल थी तेजेश्वर और आनंदित जी का था, वह घबराते हुए जितेंद्र जी की तरफ देख रहे थे, वहीं उनके ऐसे एक्सप्रेशन जितेंद्र जी की नजरों से नहीं बच पाए, उन्हें कुछ शकुनी लगा था। वह उन्हें देखते हुए बोलते हैं, आप सच बोलेंगे अब? आदर्श आशी को देखते हुए, माँ में बोलना है, ऐसा क्यों लगा रहा है कि तुम अपने किए गए जुल्मी का बदला इसे ले रही हो? जो भी हो, मगर मुझे तुम्हारे साथ रहना है और साथ देना है हर कदम पर, चाहे किसी को बर्बाद क्यों ना करना पड़े। क्या चल रहा है अभी तुम्हारे मन में ये जानना होगा मुझे, क्योंकि जिस तरह से तुम एक एक करके सबके राजपुर से पर्दा उठा रही, मुझे क्यों लगा रहा है जैसे तुम कोई नहीं प्लानिंग कर रही हो फिर से। क्योंकि तुम्हारा चेहरा कुछ और का रहा है, तुम्हारी आंखें कुछ और, तुम्हारे होंठ कुछ। अगर दिल यह विश्वास करने को नहीं मान रहा कि तुम अब फिर से वही वाली अच्छी बन रही हो जो पहले थी, नफरत करती थी, हमसे बदला लेना चाहती थी। पता नहीं ये सोचकर क्यों आज मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है। वही पता नहीं क्या होता है। आशी को आदर्श की तरफ देखकर एक मुस्कान देती है और मान में रहती है, लगता है तुम आज एक कश्मकश में फांस जा रहे हो कि मैं आखिर हूँ क्या, करना क्या चाहती हूँ, मगर तुम कभी जान नहीं पाओगे मैं क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों पर ऐसी अपने प्यार की पत्ती बांध दूंगी जो उतरेगी तो तुम पूरी तरह चकनाचूर होगे। जितेंद्र जी आशी की तरफ देखते हुए बोलते, तुम अब सच बताओगे? ये घुमा के बात करना मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे तुम्हारी बातें समझ में आ रही, आखिर तुमने ऐसा क्यों? ऐसे मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपकी यह मैसेज है ना, कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, बस इन्हें सिर्फ अपनी नफरत के चलते ये सब किया। पहले आप कुछ वीडियो तस्वीर देख लीजिए, फिर मैं आपको कहानी विस्तार में सुनाऊंगी, फिर मुझे बताना कि कहानी सुनकर आपको कैसा फील हो। वही सामने एक एलईडी फोटो आ रही थी जिसे देख जितेंद्र की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वही हाल आनंदित जी और तेजेश्वर जी का था। आनंदित जी उसे तस्वीर को देखते हुए कहती, यह सब क्या है? तो आशी मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी बहू के कारनामे है। मैं से कैसा लगा मेरा सरप्राइज मैसेज? सुमित्रा अग्रवाल। सुमित्रा जी हाकलादे बोली, यह सब तुम्हारे पास कैसे आए? ये सब तो मैं। आशु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आपने ये सब उसे दिन CH60। सुमित्रा जी 30 साल का षड्यंत्र। आनंदित जी सामने एलईडी पर फोटो को देखते हुए एकदम से जमीन पर गिर जाती है। तभी जितेंद्र जी उनके पास आकर उन्हें उठाते हुए सोफे पर बिठाते हैं। आनंदित जी शौक से बाहर आते हुए फोटो को देखकर कहती, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ।
ये कहकर गुस्से से सोफे से खड़ी होती है और जाकर सुमित्रा जी के सामने खड़ी हो जाती है और एक थप्पड़ उन्हें जड़ देती है। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की। तो आनंदित जी गुस्से से कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जज्बातों के साथ खेलकर इतना बड़ी साजिश करने की। सुमित्रा जी गुस्से से घूरते हुए हंसते हुए बोली, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद बड़ी संत है। यह मत भूलिए कि आपने भी अपने बेटे के साथ यही शरण किया था, आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती। आनंदित जी के साथ तेजेश्वर जी यह सुनकर घबरा जाते थे, जिस पर जी अपने गुस्से में चिल्लाते हुए सुमित्रा से कहते हैं, अपनी गंदी जबान से हमारे बेटे का नाम लेने की कोशिश मत करना। और तुम क्या चाहती हो, तुम अपनी छोटी बातों में सबको फंसा लूंगी। आशी बीच में हंसते हुए बोली, आप तो ऐसे संत बन रहे हैं कि सही में आपने कुछ नहीं किया, मगर चिंता मत कीजिए, आपके किए की भी कारनामों की लिस्ट है और साथ में वीडियो भी। तो यह मत सोचिएगा आप बच जाएंगे। आप अभी मुझे जानते नहीं हैं, क्योंकि मुझे अधूरे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ही बार में लोगों की जिंदगी को शतरंज के मारों की तरह एक बार में प्रस्तुत करना पसंद है। जो मजा शतरंज के खेल में नहीं है, वही खेल आप लोगों की जिंदगी को बनाकर खेलते हैं। ये गुण तो मुझ में भी भर चुका है आपका, बस मेरे अंदर को भी यह है कि मैं जो करती हूँ सबके सामने करती हूँ, और आप जो करते हैं वो सबसे छुपा के करते हैं और उनकी बर्बादी टाक ली जाते हैं उन्हें। मगर मैं जो करती हूँ उनके भले के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना बड़ा लगता है अगर आप इतने सारे बुरे कर्म करने के साथ ऊपर जाएंगे तो आपको सीधा नरक में जगह ना मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के बाप को थोड़ा काम कर दिया जाए और नरक में आप लोगों के लिए जगह बना दीजिए। कहते हैं ना, जिंदगी का पहिया वापस उसी जगह पर ले आता है जहां से शुरू होता है। वैसे ही आपके साथ हुआ, जिस चीज से आपको नफरत थी आज वही चीज आपके हाथों हो गई। अपने जिस नाम शोहरत इज्जत को बचाने के लिए अपने अपने घर के बच्चों की बाली चढ़ा, आज इसी नाम सूरत को आपके ही कर्मों ने बाली चढ़ा दिया। वैसे आपने मिस्टर अग्रवाल की शादी देविका माँ से क्यों नहीं करवाई थी, क्योंकि उनके खून और जाट का नहीं पता था, मगर जिससे करवा उनका खून और जाट भी पता था मगर उनका कैरेक्टर नहीं। अपने ही बेटे के राइवल, अपने ही बेटे के अराइवल की लवर से शादी करवा दी आपने तो बिना जान। कहते हैं ना, गुस्सा और इज्जत और रुपए का घमंड उनकी अकाल को भ्रष्ट कर देता है। वैसे ही आपके साथ हुआ। आपने अपने गुस्से और इज्जत के चक्कर में यह नहीं सोचा कि अचानक से इस औरत ने आपको अपनी बातों में फंसा के आपके घर की बहू बन गई। इतना ही दिमाग होता आपको यह नहीं पता चलता इतने सालों से आपकी बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा चुकी है यह, और खुद का कितना फायदा हो चुका है। बदले और नफरत की चक्कर में इन्होंने आपकी बेटी से शादी की, अपनी इज्जत और रुकने के चक्कर में अपने अपनी बेटी की बाली चढ़ाई, और सबसे महान आपका बेटा अपने प्यार पर भरोसा ना कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। वही किशोर जी कहते हैं, मगर ये तो बहुत पहले ही मार चुके थे ना, तो इनकी कंपनी को कौन इतनी संभल रहा है सालों से। ऐसी मुस्कुराते हुए बोली, आपको भी समझ में नहीं है कौन संभाल रहा होगा। क्यों सुमित्रा अग्रवाल या सुमित्रा देसाई बोलूं मैं आपको? वैसे मानना पड़ेगा 30 साल तक किसी को पता नहीं चलने दिया अपना मकसद, मगर कहते हैं ना, कभी शेर को भी सब शेर मिलता है। आपको क्या पता था आप एक का अंश आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। जिस मकसद के लिए आपने अपने बच्चों का उसे किया, आज इसी मकसद को आपके बच्चों ने तहस-नहस कर दिया। देसाई अंपायर को ऊपर पहुंचाने के लिए अपनी इसे शादी की थी ना, और बदले के लिए आज देखिए इसका हल क्या होगा। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कितनी मेहनत की है मैंने इस कंपनी तक, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में तुम्हें क्या पता 30 साल लग गई मुझे इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचने में। कितनी मेहनत लगी, कितनी साजिश की, और जो हक मेरे विशाल का था वो उसे मिल रहा है। तो तुम्हें इतनी आसानी से ये सब बर्बाद नहीं करने दूंगी। आशीष सुमित्रा जी के पास जाकर उनके बालों को कस के पड़ते हुए कहती है, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था जब आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करे, क्योंकि आपको पता था मुझे वह प्यार वह अपनापन आपसे चाहिए था जिसके लिए मैं तरसती थी तड़पती थी, मगर आपने मुझे कभी वह नहीं दिया। मगर कहते हैं ना, भगवान के घर दे रहे हैं मगर अंधेर नहीं, मुझे वह प्यार अपनापन मिला देव की माँ से। लेकिन जब आपको पता चला कि मैं एक अच्छी बिजनेस मोमेंट बन सकती हूं, तो आपने मेरे प्रोजेक्ट आइडिया को उसे देसाई कंपनी में अपने नाम से करवाया और खूब सारे पैसे नाम कमाए, जिससे वह आज वो बिजनेस वर्ल्ड के में टॉप 10 की कंपनियां में आती है। मेरे मेहनत का नतीजा है जो मैंने 15 साल की उम्र से शुरू किया था। लेकिन जब मैं ये पास सबको पता नहीं चाहिए, तो आपने ही सबको मेरे अकेला पड़ेगा कि मुझे नूर कहता कि मैं आपका ये रास्ता बता सकूं कि आप ही वो हो जो देसाई कंपनी को मेरा इस्तेमाल करते हुए इतनी ऊंचाई पर ले जा चुकी हो। और आप ये बोल रही है जिस कंपनी की अब मेहनत की बात कर रही हो ना, वह आपकी मेहनत से नहीं मेरी मेहनत का नतीजा है, और अब उसे नीचे भी मैं लाऊंगी और उसकी बर्बादी भी मेरे हाथों होगी। जितेंद्र जी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, ये सब क्या कहा रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शुरू से बताओ हमें आखिर ऐसा क्यों हो और क्या किया इन्होंने। आशी कहती है, चलो आपकी यह जो भी पूरी कर देती हूं, तो आपको सुन है ना इनका सच।
इनके और मिस्टर विशाल की कहानी शुरू हुई थी 30 साल पहले। जब ये कॉलेज की लास्ट ईयर में थी, वह किसी काम से इनके कॉलेज आए थे एक स्पीच देने। वहां पर मिस्टर विशाल को देविका मां से प्यार हो गया था, मगर यह बात इनको पता चले गए, जिसके चलते इन्होंने पहले दोस्ती की उनके साथ, अच्छे ताल्लुकात बनाए ताकि ये देवी मां की जगह ले सके, और हुआ भी ऐसा। धीरे ये उनसे प्यार करने लगी थी, जिस वजह से उन्होंने आपसे शादी ना करने को कहा। तब आपकी शादी मां से तय हो। विशाल हुए ये इतने करीब थे कि आपने कभी सोच भी नहीं होगा। उन्होंने 3 बार उनके बच्चे को अबॉर्ट करवा चुकी थी, मगर अचानक से उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम आप पे लगाया था उनके हे भाई ने। ये बात उन्हें पता चल गए और इन्होंने बिना चाचा समझे आपका लिए नफरत वाली, जिसके चलते इन्होंने अपने से ही आपसे वादा किया कि यह आपका प्यार आपका नहीं होने देती। तभी इन्होंने शादी के एक दिन पहले ही मिस्टर एंड मिसेस ओल्ड अग्रवाल से मिली और वहां पर देविका मां का सच बताया कि ये उनके घर की गोद ली हुई बेटी है। ये जानकर मिस्टर अग्रवाल को गुस्सा आया और उन्होंने इस वक्त शादी को ना करने के लिए एक प्लान बनाया, मगर उसमें प्रॉब्लम ये थी, अगर आपकी शादी नहीं होती तो उन्हें बिजनेस में नुकसान होता। इसलिए इन्होंने सुमित्रा जी से मदद मांगी ताकि वह आपसे शादी कर सके। उन्होंने हाँ भी कहा और इन लोगों ने प्लान बनाया कि शादी वाले दिन कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप खुद देविका मां से सड़ी तोड़कर सुमित्रा कर ली। शादी के दिन वो सब जो हुआ इन लोगों की प्लानिंग थी। इन लोगों ने ही सुमित्रा मां को वहां से भगाया था और फिर अगले ही दिन उनकी जो न्यूज मीडिया में आई इन लोगों की ही वजह से थी। इनकी एक प्लानिंग की वजह से उनका करियर, जिंदगी सब बर्बाद हो गया। लेकिन आप तो उनसे प्यार करते थे, मगर आपने भी उनका भरोसा नहीं किया और इसका नतीजा आपके सामने है। जिस पर भरोसा किया उसने आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। जो प्यार में धोखा कर सकता है उसके साथ हर इंसान धोखा कर सकता है। देवेंद्र अंकल उसे दिन किसी काम से आए थे होटल में, जहां पर उन्हें मैन मिल गई थी और वह लोग बस कुछ बातें करने के लिए रुके हुए थे। मीडिया के वजह से उसे दिन ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वह रात को ये नहीं पाए और उसे दिन आपने श्री और अग्रवाल के खाने पर शादी कर ली। शादी के बाद धीरे धीरे इन्हें आपके साथ प्यार हो गया और फिर जन्म हुआ देव और प्रेम भाई का। जब कृष भाई का जन्म होने वाला था तब इन्हें पता चला कि विशाल जिंदा है। जिस हॉस्पिटल में इनकी डिलीवरी होने वाली थी, विशाल अंकल को भी पता चल चुका था कि मां ने आपसे शादी कर लिया, जिससे वह इसे नफरत करने लगा चुके थे। तभी इन सब का जिम्मेदार मानी कृष भाई को थी। उन्हें लगा उनकी जिंदगी में आने से ये सब हुआ है। कुछ तो ऐसा ही चलता रहा, मगर फिर एक बार अचानक से यह प्रेग्नेंट हो गई। तब बहुत तापसी का जन्म। वही मिस्टर विशाल ने नहीं ये कहकर बना लिया था कि अगर यह आपकी कंपनी को बर्बाद करने में उनका साथ देंगे तो वह वापस से इनको अपना लेंगे और साथ में ताप्तियों भी। यह अपने कान में लगा गई थी और ऐसे ही करते करते कंपनियां को नुकसान करने लगी, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहने लेकिन ड्रिंक का सहारा लेने लगे और एक दिन अपने टीम पर आकर उनके साथ जबरदस्ती की, जिस वजह से इनके दिल में आपके लिए नफरत और बढ़ गई। और कुछ दिनों बाद जब भी आपकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए पूरा प्लान बना चुकी थी, तभी इन्हें पता चला कि इनकी कोख में मैं हूं, तो इन्होंने मुझे करने की कोशिश की अपने ही को में। मगर कहते हैं ना, भगवान हमेशा अच्छी इंसानों का साथ देता है। वही मेरे साथ हुआ। उसे दिन आपने किसी काम से आनंदित जी का चेकअप करवाने आए थे और आपको पता चल गया, तभी सुमित्रा जी को मेरे से नफरत बने लग रही, क्योंकि मेरी ही वजह से इनका प्यार इसे दूर हो गया था। क्योंकि विशाल अंकल को पता चल चुका था ये प्रेग्नेंट होने लगा है, यह आपके साथ खुश है, जिसके चलते उन्होंने छोड़ दिया। जिस फ्लैट में वह जा रहे थे वह किसी क्रश की दुर्घटना में उसमें मारे गए। क्योंकि इन्होंने आपसे शादी करने से पहले मिस्टर विशाल से शादी करी हुई थी, तो उनकी करने के बाद प्रॉपर्टी पर हक और वसीयत पेन का नाम था, तो कंपनी भी उनके नाम पर हुई। तो इन्होंने कसम खाई कि यह उसे प्रॉपर्टी और कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और अग्रवाल कंपनी और फैमिली को बर्बाद करेंगे। यह अपनी देसाई कंपनी का सीईओ अगला तापसी को बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने शेयर होल्डर से बात भी कर ली थी। मगर शेयर होल्डर के साथ ठीक है, अगर तापसी के पास एक मजबूत बैकग्राउंड होगा तभी वह इस कंपनी की अगली क्यों बन सकती थी। इन्होंने तभी मिस्टर रघुवंशी से तापसी दी की शादी करवाना चाहिए, मगर और मौके पर वह भाग। मगर यह नहीं चाहती थी कि आदर्श की शादी कहीं और होता, कि बाद में अगर तापसी वापस आ जाए तो यह उनकी शादी दोबारा उनसे करवा सके। इसलिए इन्होंने तापसी दी के जाने के बाद वो छुट्टी लिख कर रखी थी, ताकि बाद में यह मुझे पर उसका एग्जाम लगाकर फंसा सके और मेरा इस्तेमाल करके तापसी दी की जिंदगी में मिस्टर आदर्श को वापस किसी तरह ला सके, मुझे हटाकर। जब तापसी दे ने इन्हीं 6 महीने बाद फोन किया कि उनके ऊपर केस चल रहा है, तो इन्होंने एक प्लान बनाकर उन्हें वापस बुलाया और वापस से आदत की जिंदगी में शामिल कर दिया। उसके बाद आपको बताइए क्या हुआ। सुमित्रा चाहिए सुनने के बाद इसी से कहती है, क्या मैं ये सब क्या गलती की? जिससे प्यार किया वो 2 बार मेरी जिंदगी से चला गया हमेशा के लिए, और मुझे थी यह अग्रवाल फैमिली।
इसी वजह से मैं इन सब से नफरत करती थी, इसी वजह से मैंने ये सब किया, क्योंकि मुझे पता था मेरी जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ है आए वो सब इस अग्रवाल फैमिली की वजह से थी, जिसकी वजह से मैंने अपने आप से वादा किया था इनको बर्बाद करने का, और हो भी ऐसा रहा था जब तक कि कंपनी देव के हाथों में नहीं गई थी। इसी वजह से मैं चाहती थी देव की शादी कोमल से होता कि कोमल मेरा साथ देखा देसाई कंपनी को वापिस से ऊंचाई पहचाने में मदद करे, मगर तुम्हारी वजह से मेरा इतना सालों का पैंट बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से मेरा प्लान अधूरा रह गया, मैं अपने विशाल की मौत का बदला नहीं ले पाई लोगों से, तुम्हारी वजह से मेरा हाथ ख्वाजा दूरी रह गई। आशी हंसते हुए कहती है, कितना नीचे प्लान था ना आपका, यह नहीं पता चला कि आप उसे खेल का मोहर थी सिर्फ। जिस इंसान के पीछे आप इतनी पागल थी ना, उसने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया अग्रवाल परिवार को बर्बाद करने में। आप जिसे मारा हुआ समझ रही है ना, इतने साथ वह तो पहले ही से जिंदा था, वह वापस क्यों आए तब जानती हो। आपकी दिमाग में वापस से नफरत और बदले के बीच को बन है, जिसमें वह कामयाब भी हुए अपनी अपनी नफरत के चक्कर में, ये भी नहीं देखा कि आप उनकी जान में फंसती जा रही हो। सुमित्रा जी चिल्लाते हुए बोली, तुम झूठ खा रही हो। तो आशी कहती है, मुझे झूठा खाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आप इतनी ज्यादा समझदार और चालक होने के बाद भी आपने कभी एक बार फिर देसाई खानदान की बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसमें क्या लिखा था आपने नहीं देखा। आप इतनी गंदी हो चुकी थी। सही कहते हैं लोग, प्यार में सब अंधे हो जाते हैं, उन्हें सही गलत समझ में नहीं आता, जैसे आपकी साथ हुआ। हेलो गाइस, कैसा लगा आपको सुमित्रा जी का यह वाला चैप्टर। राशि का इतना बड़ा धमाकेदार सच सामने लाने का कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कमेंट करना ना भूले। दूसरा चैप्टर भी मिलेगा जब आपके लिखे कमेंट अच्छे से आएंगे। CH61 कैट फाइट, आदर्श सिद्धार्थ, आशी की चिढ़। आशी मुस्कुराते हुए बोली, प्यार में बर्बाद किया था बाकी, फिर भी लोगों ने उसकी पूजा की। दर्द तन्हाई प्यार में ये सिला मिला। वैसे यह वाक्य मुझे ज्यादा आप पर सही बैठ रहा है इस वक्त। जिस प्यार के लिए आपने ये सब किया, उसे प्यार ने आपको किसी लायक नहीं छोड़ा। सुमित्रा जी गुस्से से कहती है, अब क्या बोलना चाहती हो तुम, पहले ही तुमने मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ छीन लिया, अब तुमने सबको मेरा सच बता के मेरे इतने बरसों की साजिश और मेहनत पर पानी फेर दिया। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाएगा मैं आपकी मेहनत पर पानी फेर, मगर आप पर तरस खाकर, क्योंकि जो आपने मेरे साथ किया उसके हिसाब से मुझे आपसे नफरत होनी चाहिए थी, मगर मुझे आप पर तरस आ रहा है। जानती है क्यों? जो आप मेरे साथ करना चाहती थी वही हाल अब आपके प्यार ने आपका कर दिया है। जिस प्यार के लिए आप अपना हंसता खेलते परिवार बर्बाद किया ना, उन्होंने तो आपसे कभी प्यार किया ही नहीं शुरू से अब तक, पता है आपका इस्तेमाल ही किया अपने बदले के लिए। सुमित्रा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने हर बात तुम्हारी सुनी, मगर मैं अपने प्यार के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगी। मैं जानती हूँ मेरा विशाल मुझे आज भी बहुत प्यार करता है, वह जहां पर भी है बस मेरे ही है। तुम बस ये सब इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम लोगों को बर्बाद ना कर सकूं, मगर तुम भूल जाओ मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे तुम लोगों को मेरी सच्चाई ही क्यों ना पता चल गई हो। जितेंद्र जी गुस्से से बोले, तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम औरत जात के नाम पर कलंक हो, जिसे अपने ही बच्चों का इस्तेमाल किया सिर्फ एक पत्ते के लिए, वह भी किसी आदमी के लिए जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था बस अपनी नफरत को पूरा करने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से दूर रहा, अब तुम्हें वो दर्द तकलीफ समझ में आएगी। आशी मुस्कुराते हुए ताली बजाकर बोली, वह क्या डायलॉग मारा है मिस्टर अग्रवाल ने। मिस्टर अग्रवाल, ये हुनर बड़ा अच्छा है, अपने किए कामों और कर्मों का दोष आप किसी और पर थोप दो। उन्होंने बस आपके लिए एक जाल बिछाया था, आप चाहते तो आप अपने प्यार पर भरोसा कर उन्हें चुनते, मगर नहीं, आपका प्यार इतना कमजोर था कि आप उनकी चाल में फंसकर अपने ही प्यार को दोषी ठहरा दिया। ऐसा खोखला प्यार से अच्छा तो आपके नसीब में प्यार होना ही नहीं चाहिए था, तभी तो भगवान ने आपसे वो प्यार वक्त रहते ही छीन लिया, क्योंकि आप उसे डिजर्व ही नहीं करते थे। जिस प्यार को वो डिजर्व करती थी वो आज उनके साथ है। ये सुनते ही जितेंद्र जी ने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। गुस्से से बोले, फिर कि तुम हमें मत सिखाओ कि हमें अपने प्यार के साथ कैसे आना चाहिए, हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं। आशी मुस्कुराते हुए बोले, वाओ कितना अच्छा जवाब है ना। वैसे आपको बता दो, 30 साल से आपको यही नहीं पता कि आपका साथ रह रहे औरत आपसे नफरत करती है या प्यार वो आपको बर्बाद करना चाहती है या आबाद आप कर रहे हैं। कि आपको मैं कुछ ना सिखाऊं, बल्कि आपको तो मुझे बहुत कुछ सीखना जरूरी है, आपके काम आएगा, वरना जिस तरह की आपकी स्पीड है ना, कोई नहीं बचेगा बर्बाद होने से। अब आप शांति से खड़े हो जाइए, क्योंकि आपसे तो पहले भी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ ना करे तो बेहतर है। आशीष सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे आपके लिए कुछ करना तो बनता नहीं, मगर इतना कर सकती हूँ, आपके लिए सरप्राइज है, आपने मुझे जन्म दिया तो इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। सामने से सिद्धार्थ आते हुए बोला, और उसे काम के लिए मेरी जरूरत है। ये सुनते ही सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, वही आदर्श सिद्धार्थ को याद देकर अपनी आंखों से गुस्से लेकर घूर रहा था। देव गुस्से से बोला, तुमने यहाँ किसने बुलाया? सिद्धार्थ बोला, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। HWSS प्रेम घुराते हुए बोला, अब यह HWSS क्या है?
आशी गुस्से से बोले, आप लोगों का यह HWSS हो गया है, तो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है सिद्धार्थ, वो काम कर ले। सिद्धार्थ क्यूट सा फेस बनाकर आज ही से बोला, मैं तो काम के लिए आया हूं, मगर तुम्हारे भाई मुझे कोई काम करने देना उन्हें तुम मतलब है बस HWSS जानने का, तो क्या मैं बता दूं इसका मतलब? आशी मुस्कुराते हुए बोली, तो मैं तुम्हारी जान ना ले लूं? सिद्धार्थ अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, वो तो पहले ही ले चुकी हो। आदर्श आशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सिद्धार्थ को घूरते हुए बोला, खबरदार, जो अपनी उल्लू जैसी आंखों से मेरी बीवी पर नजर रखना है तो अपने काम और अपने रिश्तेदारों पर रखो, मेरी बीवी से दूर रहो। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो इस पर ही नजर रखा हूं जिस पर मेरी नजर होनी चाहिए मिस्टर आदर्श रघुवंशी, मगर लगता है अब गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। तो क्यों ना आप अपने सही ट्रैक पर आ जाए? आदर्श गुस्से से घूरते हुए बोला कि यह सब बकवास बंद करो, मेरा ट्रैक सही है, तुम्हारी ही पटरी गलत ट्रैक पर चल रही है। आशी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम दोनों का ये ट्रैफिक हवलदार वाला या स्टेशन पर मास्टर वाला, तो तुम लोग अब अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम दोनों का ये काम खत्म नहीं हुआ तो दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगी अभी। आदर्श गुस्से से बोला, अगर फेंकना ही है तो इसे फेंको यहां से, कचरा है, डस्टबिन में ही अच्छा लगता है। आशी गुस्से से बोले, उसे फेंकने से पहले मैं तुम्हें यहां से देखूंगी ज्वालामुखी में, क्योंकि तुम्हारे गुस्से और इतनी लड़कियों वाले टेंडर वही ज्वालामुखी संभल सकती है, मुझे तुम्हारे गुस्से नहीं संभाले जाते। ये सुनते ही दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और आशी की तरफ देखकर फिर आदर्श और सिद्धार्थ एक दूसरे को घूरने लगता हो तो आशी बिना देखे उनके तरफ बोलते हैं, अगर लवर की तरह घूरना हो गया हो तो अपने काम पर ध्यान दो, सिद्धार्थ जी काम के लिए बुलाया है, मैंने तुमसे कुछ लाने को कहा था, क्या वो ले हो यहां पर या अपनी लवर के साथ लड़ने आए हो? सिद्धार्थ अजीब समूह बनते हुए बोला, यह आदमी मेरा लवर तुम्हें किस एंगल से लगता है? आकर बनाना भी होगा तो किसी को अपने स्टैंडर्ड का बनाऊंगा। आदर्श घूरते हुए बोला, मैं तुम मर जा रहा हूं ना तुम्हारा लवर बने के पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। प्रेम बीच में आते हुए बोला, मगर लड़ तो वैसे ही रहे हो ना। CH62 विशाल जी का सच और एंट्री। आशी सिद्धांत की तरफ देखते हुए बोली, मैंने जो तुम्हें लाने को बोला था वह लेकर आए हो, यहां अपनी आशिकी निभाना आए हो। सिद्धार्थ आशी की बटनों को सुन मन में गुस्से से बोला, इसके साथ निभाई, उससे तो निभाती नहीं, मगर जिसकी शक्ल नहीं देखनी उसके साथ निभाई पद रही है। आदर्श घुटने में बोला, अगर मुझे कोर्स ना हो गया हो तो मेरी बीवी जो मांगा है वो दे दो, वरना मैं हूं उसकी मदद करने के लिए। सिद्धार्थ टोंट हुए बोला, हाँ हाँ तुम तो ही, तभी तो तुम्हारी जगह मुझे वो काम करना पड़ा। ये कहते हुए सिद्धार्थ एक फाइल के साथ एक पेन ड्राइव आशी की तरफ बढ़ा देता है। आशिक उसे से कहते, धन्यवाद, मुझे तो लगा था अगले साल ये सब मिलेगा तुम्हारी आशिकी के चक्कर में, मेरा टेस्ट इतना भी बड़ा नहीं है। आदर्श चिढ़ाते हुए बोला। सुनीता जी को गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने, और तुम क्या मुझे दिखाना चाहती थी? अब तो मैं नहीं दिखाना, यह ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, मेरा समय बर्बाद करने के लिए मुझे यहाँ रोक के रखा है। सुमित्रा जी ने इतना ही कहा था, LED पर एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाती है, जो कि रिकॉर्ड थे, ऑनलाइन नहीं थी। सामने एक आदमी था और दूसरे तरफ एक बुढ़ा सा आदमी दिखेरा था। वो जो आदमी था वो दूसरे आदमी में से किसी दिल के बारे में बात कर रहा था। सुमित्रा जी उसे आदमी को देखकर लड़खड़ा के गिर जाती और बड़बड़ाते हुए कहती है, सच नहीं हो सकता, विशाल जिंदा नहीं हो सकते, ये झूठे, उनकी फ्लाइट की खबर आई थी जब वो क्रश हो गई थी, यह सब झूठ है, तुम मुझे बका रही हो, तुम मुझे झूठी वीडियो बनाकर मेरे प्यार पर सवाल उठा रही हो। मैं अपनी विशाल को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो सच्ची में इस दुनिया में नहीं है अब, मैंने खुद उनकी बॉडी अच्छी थी। आशी हंसते हुए बोली, ऊप्स, ये प्यार का नशा अंधा बना देता है लोगों को, सच सामने होते हुए भी नहीं दिखता, लगता है जब तक आपकी बर्बादी पूरी तरह आपके सामने नहीं आ जाती। तभी गार्डन एक बार से आया भागते हुए, उसे ऐसे भगतता हुआ आता देखकर देव ने गुस्से से पूछा, अब तुम क्यों यहाँ आए हो? तो वो गन डरते हुए बोला, कर किसी ने हम पर हमला कर दिया है। देव बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे ही घर में आकर हम पर हमला करे? तो आशु मुस्कुराते हुए बोली, किसकी हिम्मत होगी? यह कहते हुए सामने एंट्रेंस में देखने लगती है जहां पर चमचमाता जूता हुआ ए रहा था। तभी वो शख्स बड़े ही रफ्तार आवाज कहता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आशी बंदूक की गोली अपने पास से निकलती और कहते, किसे स्वागत कर, जो तो चप्पल ठंडो या गलियों से। मिस्टर विशाल देसाई आशी की तरफ देखते हुए बोलना है, उसे तुम अपनी माँ से ज्यादा सुंदर और चालाक हो, वरना तुम्हारी माँ तो प्यार में पागल है मेरे, तभी तो उसे मेरा इतना बड़ा षड्यंत्र समझ, मगर तुम सबसे हटके और अलग हो, तभी तो देखो जिस चीज का पता तुम्हारे भाई माँ बाप यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली नहीं लगा पाई, उसे चीज को इस 19 साल की लड़की ने पता लगा लिया। 30 साल के इस षड्यंत्र को सबके सामने खोल के रख दिया। आई एम इम्प्रेस, इस वजह से मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो गया। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना, तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा देता।
सुमित्रा जी खड़े होते हुए विशाल जी के पास जाती है और उन्हें गले लगाते हुए कहती है, तुम जिंदा थे, तुम इतने सालों तक मेरे सामने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, इन लोगों से बदले लिया तुम्हारे लिए। विशाल सुमित्रा जी को दूर धक्का देते हुए कहता है, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था, बस अपने मकसद के लिए। जब मेरा मकसद पूरा हो गया मेरा प्यार भी खत्म हो गया। मेरा मकसद था सिर्फ इस जितेंद्र अग्रवाल की बर्बादी, इससे देविका को दूर करना जिसे तुमने मेरी मदद की। देविका को देखकर मुझे उससे पहले नजर में प्यार हो गया था, मगर हर बार की तरह अच्छी चीज इसके नसीब में आई। और जब मुझे पता चला तुम देविका से इतनी नफरत करती हो तो पहले ही मैंने षड्यंत्र बोला तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने का, फिर तुम्हारे जारी जितेंद्र को बर्बाद करने का। उसके लिए मैंने तुम्हें अपने प्यार की दाल में फंसाया। उसके बाद अपनी अपनी की मौत का षड्यंत्र। अच्छा, जिससे तुम इस जितेंद्र से शादी करके इसे बर्बाद करो। और हुआ भी ऐसा, तुमने शादी तो की, बर्बादी भी शुरू की, मगर फिर तुम्हें इससे प्यार हो गया। फिर मुझे लगा अब मेरे सामने आने का वक्त है, इसलिए मैं आया और तुम्हारे सामने वो प्रस्ताव रखा और फिर से तुमने जितेंद्र अग्रवाल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मगर जब मुझे पता चला तुम एक बार फिर से प्रेग्नेंटेड हो तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसी को मैंने जरिया बनाते हुए तुम्हारे दिल में और जहर भरा दिया इन सब के खिलाफ, और फिर से एक बार तुम्हारी जिंदगी से चला गया। तुम अपनी नफरत के चलते इतनी आंधी हो गई थी, तुम्हें मेरा शरण समझ में नहीं आया। इतनी मूर्ख हो तो मुझे तो कभी डाउट होता है कि तुम्हारी यह बेटी इतनी समझदार और इतनी चालाक कैसे है। पर एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तुम्हारी इस बेटे की प्यार में धोखा खाने, इतना दर्द सहने के बाद ये टूटी नहीं तुम्हारी तरह, बल्कि इसने अपना मकसद जारी रखा हुआ है। काश यह मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता, ना दुनिया पर राज करता मैं। इसका दिमाग काबिले तारीफ है। वैसे तो मैं अपने दुश्मन की तारीफ नहीं करता, मगर आज इतने मजबूर कर दिया है। आशा मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स, तारीख के लिए मैं भी कुछ हिसाब नहीं रखती, क्योंकि मुझे सब कुछ बराबर पसंद है, चाहे हिसाब हो या बदल। विशाल खड़े होते हुए हंसते हुए कहता है, बदला? किस चीज का बदला लोगी? मैं तो जीत चुका हूं, तुम सबकी बर्बादी करके जिंदगी। ऐसी हंसते हुए बोलिए ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब मैं तुम्हारे इतने बड़े षड्यंत्र का पता लगा सकती हूं तो तुम्हारी जीत कैसे होने दे सकती हूं? विशाल देसाई। विशाल जी के साथ सब कंफ्यूजन में आशी को देखते हैं। लगता है आपने जीत की खुशी में आजकल अपनी कंपनियों का हाल नहीं देखा। ये कहते हुए आशी ने एक चुटकी बजाई तो वहां पर एक लड़की हिल पहने हुए आए। विशाल जी उसे लड़की को देखते हुए बोले, सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा कुछ जवाब नहीं देती, वो सीधा जाकर आशिक के पास खड़ी हो जाती है। तो विशाल जी गुस्से से कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानकर उसे लड़की के पास जाने की? तुम्हारा बॉस मैं हूं या वह? आशी मुस्कुराते हुए बोली, आपने तो अपने सवाल का जवाब को दे दिया मिस्टर विशाल देसाई। विशाल जी कंफ्यूज होते हुए बोले, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो सारा बोली, जो आपने अभी कहा कि मेरा बॉस कौन है, तो उसका जवाब आपके पास ही है सवाल में। विशाल जीजा के साथ सबको जब बात समझ आई तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो आशी की तरफ देखने लगे। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अब आपको तो ये पता है कि यह मेरे लिए काम करती, तो आपको ये भी पता होगा कि आपका सारे सीक्रेट कहां पर होंगे। विशाल जी डरते हुए बोलते, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? विशाल जी की बातों को सुन आशिक खड़े होते हुए कहती है, आपके गुनाहों की लिस्ट पता है ना कितनी लंबी है? मगर से जो कुछ ज्यादा ही बुरे गुनाह है वह मैं बता देती हूँ, जिसकी सजा आपको तो यहाँ का क्या वहाँ का भी कानून देगा। इंडिया से मौत का ड्रामा करके आप विदेश गए, वहां पर अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए एक बड़ी ही विदेशी और इंटरनेशनल कंपनी की मालिक अलीना से आपने शादी की, जिसे आपके 2 बच्चे हैं। मां जाने के बाद आपने कई इलीगल बिजनेस की है, साथ में इंडिया से आपकी मौत के बाद जो लीक जितने भी आपके फंड थे वह आपके कंपनी और आपके परिवार को मिले, तो इसके हिसाब से यानी अपने इंडिया के साथ एक बहुत ही बड़ा अपराध किया, धोखाधड़ी का केस। यहां तक कि आपने अपने पूर्व जय पिताजी को भी नहीं छोड़ा प्रॉपर्टी के, उन्हें भी मोती घाट तो दादर साथी में उनकी ही रखेल के साथ आवे संबंध बनाए। वैसे मानना पड़ेगा आपके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा है, मगर घमंड उतना ही ज्यादा जो आज आपको ले डूबा। जिस कंपनी को अपने उनके नाम किया था, इनके बदौलत छोड़कर गए थे, जो आज आपके नाम पर होने वाली थी, तो उसे कंपनी को तो पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया मैंने, क्योंकि मुझे दुश्मन को सबक नहीं पूरा मिटाना पसंद है। इसलिए तो मैं आपकी ही प्यारी विदेशन बीवी से हाथ मिलाया। वो कहते हैं ना, इंडियन माल फिर भी भरोसे करने लायक होता है, मगर विदेशी माल ना भरोसा करने लायक नहीं होता। वो कहना, आप तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, मगर वह आपको रात भर भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने तो अपने डेट के खाने पर यह शादी की थी, और आपकी वजह क्यूट क्यूट नन्हे नन्हे बच्चे थे ना, जो अब इतने बड़े हो गए, जिन्हें आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करते। आपको पता है, वह तो आपकी बीवी के विदेशी प्रोडक्शन बॉयफ्रेंड का नतीजा है।
जीन्स वो आज भी प्यार करती है और अब तो उनसे शादी भी करने वाली है कुछ महीना में, क्योंकि आपने विदेश में जो कपड़े और धोखेबाजी की है उसके आधार पर आपको विदेश में बंद कर दिया गया है। ये सब मेरी मेहरबानी से हुई है। अगर आप मुझे इतना धन्यवाद कहना चाहते हो तो कर सकते हैं। विशाल जी यह सुनते ही गुस्से से पागल हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो आज ही हंसते हुए कहते मैं तो आपकी आरती उतारने के लिए खड़ी हूं ना, आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे और मैं आपको खुद को चोट पहुंचाने दूंगी। ये तो बहुत गलत बात है ना, आपको आपके किए की सजा दी है मगर पूरी तरह नहीं, अभी तो सजा देना बाकी है। वो क्या है ना आपके प्यारे बड़े भैया जीन्स, आपने ये सब छुपा के प्लानिंग की, उन्हें अपनी ही जायदाद से अपने ही दर्द के कत्ल के इल्जाम में जेल भिजवाया। वो आज पूरे 22 जनवरी हो गए हैं, वह भी मेरी मेहरबानी से उन्हें पूरे 22 के साथ मैंने जियो से निकलवा लिया है और बाकी के सबूत जो जरूरी थे वो मैंने कोर्ट में सबमिट करवा दी है आपके खिलाफ। ना अब आपके पास वो प्रॉपर्टी रही, ना कोई बदला, ना कोई चीज, ना विदेशी माल, न कामयाबी। 30 सालों का आपका सपना आज मैंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जो बर्बादी आपने हमारे लिए चुनी थी उससे ज्यादा बर्बाद मैंने आपको कर दिया है ना, आज मैंने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको पता है मेरी बर्बादी आपकी वजह से शुरू हुई थी और आपके बर्बादी की वजह मैं हूँ। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ ना तो वह इस औरत से है जो अपने प्यार के चक्कर में अपनी बच्ची की जिंदगी को जन्म बना लिया इन्होंने। और भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, तभी तो जिस प्यार के लिए इन्होंने इतना सब कुछ किया आज वही प्यार इनके बर्बादी की वजह बन। आज उनके पास कुछ नहीं है, ना परिवार, ना प्यार, ना पैसा, ना पति, ना बच्चे, ना वो करियर, ना वो कंपनी। सुमित्रा जी गुस्से से कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी मनुष्यत की वजह से मेरा प्यार सब कुछ मुझे छीन गया। जितेंद्र जी ने एक थप्पड़ सुमित्रा जी को मारते हुए गुस्से में होश में लेटे हुए का अभी भी तुम्हारे आंख पर प्यार की पट्टी बांधी है अभी भी। CH63 आशी का रौद्र रूप। जितेंद्र जी के थप्पड़ मारने से सुमित्रा जी गुस्से से पागल होते हुए बोले कि हाँ पट्टी बंधी है मेरे ऊपर प्यार की, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है जो एक झूठ से टूट जाए। आशी मुस्कुराते हुए ताली बजाते हुए कहती वह क्या स्पीच दिए भाई, सब ताली बजाओ। ये प्यार की पत्ती नहीं बल्कि आपके अंदर का पागलपन है जो आपको यह माने नहीं दे रहा है कि आपने एक गलत इंसान से प्यार किया जिसने आपका सिर्फ इस्तेमाल किया। सुमित्रा जी गुस्से से कहती है मैं एक शब्द भी विशाल के खिलाफ नहीं सुनूंगी तुम्हारे मुंह से, तुम कुछ भी नहीं जानती प्यार के बारे में। मेरा प्यार विशाल के लिए। विशाल जो पहले से ही गुस्से में थे सुमित्रा जी की बातों को सुनकर उसके पास जाते हो उसे एक थप्पड़ लगते हुए कहता है कि तुम पागल जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हारी इसी पागलपन की वजह से तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम इतनी बात दिमाग औरत कैसे हो सकती हो कि तुम्हें इतना भी पता नहीं चल रहा कि मैं तुम्हारा बस इस्तेमाल किया है। वही रमेश जी और कौशल्या जी से अपनी बेटी का हाल नहीं देखा जा रहा था, भले ही वो उनसे कितनी भी नफरत कर ले मगर थी उनकी बेटी। सुमित्रा जी अपने बालों को खींचते हुए कहते नहीं नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्यार झूठा नहीं हो सकता, मेरा प्यार मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। फिर उनकी नजर देविका जी पर पड़ती है जो पूरी तरह सुहागन की तरह खड़ी हुई थी देवेंद्र जी के साथ। सुमित्रा जी देविका जी को देखकर विद्यार्थी है खुशी से कि यह सब जरूर तुम इसकी वजह से कर रहे हो, तुम इसे भूल जाओ, वैसे भी अभी इसकी शादी हो चुकी। यह मत बोलो विशाल कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, तुम्हारा मतलब भी लिया। अब तुम ऐसे मुझे इस मजेदार में नहीं छोड़ सकते, और तुम इस देविका की वजह से ये सब कर रहे तो आज मैं इसका किस ही खत्म कर दूंगी। जब से मेरी जिंदगी में आए तब से मेरी खुशियों को छीन रही है। ये कहकर वह वहां कहकर वो उल्टा फूल बाल उठाकर तोड़ देती है जमीन पर, उसका एक टुकड़ा उठाकर देविका जी की तरफ बढ़ती है। वही आशी आराम से खड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी मां को कुछ नहीं होगा। वहीं जैसे ही सुमित्रा जी वो कांच का टुकड़ा उठाकर देविका जी को मारने वाली होती है कि दो मजबूत हाथ उनके हाथों को कस के पकड़ लेते हैं। सुमित्रा जी अपने दोनों हाथों को देखते हैं जिस पर दो मजबूत पड़ते, फिर उन दोनों आदमी को जिसे उनको पकड़ था। पहले आदमी तो जितेंद्र जी थे जो गुस्से से सुमित्रा जी को घूर रहे थे, और दूसरे आदमी देवेंद्र जी थे जो सुमित्रा जी के सामने आगे खड़े हो जाते और देविका को अपने पीछे करते थे। सुमित्रा जी गुस्से से उन दोनों को देखते हुए कहती है तुम दोनों इसे बचा रहे हो, अभी भी लगता है तुम दोनों को एक ही औरतों पर दिल ले गया है, तभी तो ऐसी हरकतें कर रहे हो। और यह औरत भी कितनी चलकर शादीशुदा होते हुए भी अभी तक आदमियों को जल में फंसाए नहीं छोड़ा। जितेंद्र जी एक और थप्पड़ सुमित्रा जी के कॉल पर लगाते हुए कहते हैं कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते, जो अपने मतलब के लिए अपना ही परिवार बर्बाद कर दे। समझ में आए बता रही बात, शादीशुदा होने के बाद भी उसे अपनी शादी की मर्यादा पता है, मगर लगता है तुम यह नहीं पता है। और किस्मत तो देखो, इस औरत को मेरे ही नसीब में और किसी ने नहीं, मेरे माँ बाप नहीं लिखा है। लोग अपने बच्चों का भला जाते हैं मगर मेरे बाप ने भला करने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद करते, साथ में मेरे बच्चों की भी। वही जितेंद्र जी की बात तुमको नहीं की तरफ देख रहे थे, भाई विशाल जी का तो याद कहानी और था। वो सामने बैठी मानसी को देखते हैं जिसे कुछ होश ही नहीं था।
सुमित्रा जी की बातों को गहरा शुरू उसकी दिमाग भी हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। विशाल जी सूफी के पास जाते हैं जहां पर मानसी थी। उसके कनपटी पर अपनी गन रखते हुए कहते, अगर किसी ने भी मुझसे ज्यादा चालाकी की, इस लड़की की खोपड़ी खोल दूंगा मैं आज। देव जब मानसी के सर पर विशाल को गन रखते हुए देखे हैं तो उसे से बोलना है, अगर मेरी बीवी को एक भी खरोच आए तो मैं तेरी हलक से तेरी जान निकल लूंगा। विशाल जी रावण की तरह हुए कहते हैं कि डायलॉग तो हीरो वाले, मगर यह मत बोल जी कि इस जन्म में जीत हीरो की नहीं बल्कि मिलन की होती है। वही ऐसी अपने पास में रखे गन को उठाते हुए अपने सर पर लगाते हुए खुजलाता है और फिर कहती है, लगता है लोगों को बड़ी चूल मची है जिंदा ना रहने की। वही आशी ने अपनी गांठ का इशारा सर को दे दिया था, जिसकी वजह से सारा वहां से खिड़की की तरफ से निकाल जाती है और विशाल के दूसरी तरफ आ जाती है। तभी आशी गन शूट कर देती है विशाल के पैरों पर। वही गन की आवाज सुनकर सबके साथ सुमित्रा जी का ध्यान भी आशिक की तरफ जाता है। वो विशाल को ऐसे गन से शूट होता हुआ देख गुस्से में पागल हो जाती है और आशिक की तरफ बढ़कर उसे गन जीते हुए कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विशाल को शूट करने की, आज मैं इसी घर से तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगी। यह सुनते ही आशी एक गलती कर को होल्ड करके रहती है और दूसरे उल्टे हाथ से एक जोर की थप्पड़ सुमित्रा जी के गालों पर मरती है।